नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम निफ्टी 50 का टेक्निकल व्यू करने वाले हैं, वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही साथ जुलाई का मंथ खत्म हो चुका है तो यहाँ पर मंथली एनालिसिस भी करेंगे, सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस को जानेंगे और साथ ही साथ ऐसे समय में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सबसे पहले निफ्टी 50 का पी जान लेते हैं, पी रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो 31 जुलाई 2020 यानी कि फ्राइडे को दिन को पी रेशियो 30.20 हो चुका था, यानी कि 30 के ऊपर निकल चुका है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं रेड अलर्ट आ चुका है। यहाँ पर एकदम संभल जाना चाहिए। नया कोई भी पैसा मार्केट में लगाने से पहले 10 बार हमें ज़रूर सोचना चाहिए। अगर बात करें यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल बायर्स के बारे में, इंस्टीट्यूशनल सेलर्स के बारे में, तो एफआईआई डीआईआई का अगर हम डेटा देखेंगे तो आप देख पाएंगे जुलाई 2020 में एफआईआई ने 2490 करोड़ का नेट परचेज किया है, जबकि डीआईआईज ने जुलाई में ही 10,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर नेट सेल किया है। तो आप देख पाएंगे एफआईआई और डीआईआई का अगर हम आंकड़ा जोड़ते हैं तो हमें यहाँ पर तकरीबन 7,500 करोड़ का नेट सेलिंग दिखाई देता है, यानी कि अच्छा खासा माल यहाँ पर निकाला गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले डेली चार्ट्स पर बात करेंगे, जहाँ पर एक कैंडल वन डे को रिप्रेजेंट करेगी। तो आपको पता ही है धमाकेदार रिकवरी तो देखने को मिली है। 11,300 के निफ्टी के लेवल्स भी हमें देखने को मिल चुके हैं, लेकिन उसके बाद हल्का सा करेक्शन भी देखने को मिला है। 11,073 हमें फिलहाल यहाँ पर लास्ट ट्रेडेड प्राइस निफ्टी का दिखाई देता है। सारे मूविंग एवरेज के ऊपर फिलहाल निफ्टी ट्रेड कर रहा है, चाहे वो 20 डेज का हो, 100 डेज का हो, 50 डेज का हो या 200 डेज का हो। अगर बात करें इंडिकेटर्स के बारे में तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 60.72। अब देख पाएंगे काफी समय से आरएसआई 60 के ऊपर के लेवल्स पर ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल हमें यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन जरूर देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल 60 का नंबर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग ही माना जाता है। अगर बात करें यहाँ पर एमएससीडी के बारे में तो आप देख पाएंगे एमएससीडी में जो सिचुएशन यहाँ पर हमें बनती हुई नजर आ रही है, एक बियरिश क्रॉसओवर हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये बियरिश क्रॉसओवर कितने दिन तक टिकेगा ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि पहले भी बियरिश क्रॉसओवर बने लेकिन ज़्यादा देर तक वो टिके नहीं थे और वापस बुलिश क्रॉसओवर में कन्वर्ट हो गए और हमें तेज़ी कंटिन्यू रहती हुई भी नजर आई थी। अगर बात करें बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास तो आने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, मीडियन के आसपास ही बार बार सपोर्ट ले रहा है और वापस हमें तेज़ी कंटिन्यू रहती हुई नज़र भी आती है। तो आप देख सकते हैं अपर बैंड के आसपास फिलहाल रेजिस्टेंस फेस करने के बाद थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिली। अपर बैंड जो है वो 11,385 के आसपास का लेवल, 11,300 के ऊपर जाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बाद रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा और थोड़ी सी गिरावट भी हमें देखने को मिली है। मीडियन जो है वो है 10,952 का लेवल, लोअर बैंड जो है वो है 10,520 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 10,133 के आसपास का लेवल। रेजिस्टेंस की यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देख पाएंगे कि रेजिस्टेंस का लेवल तो टूट ही चुका था। ऊपर का जो रेजिस्टेंस था वो था 11,142 का लेवल। काफ़ी दिन कोशिश किया निफ्टी ने, उसके ऊपर ही क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा था, सस्टेन होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 2 दिन से हमें यहाँ पर उसी रेजिस्टेंस लेवल के नीचे निफ्टी क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। अगर तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो उसके लेवल्स भी हमें जानना जरूरी है। ऊपर का जो हमें पिवट पॉइंट्स का रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो 12,150 का, लेकिन उससे पहले कई और रेजिस्टेंस के लेवल्स हमें फेस करने पड़ेंगे। साइकोलॉजिकल मार्क 11,500 का भी हमें फेस करना पड़ेगा। नीचे के लेवल्स के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 9,700 का लेवल निकल कर आता है, उससे भी नीचे जाए तो 9,124 का लेवल भी निकल कर आ रहा है। हालांकि इतनी ज़्यादा गिरावट आगे आने वाले कुछ ही दिनों में हो जाएगी, इसके चांसेस काफ़ी कम दिखाई देते हैं। चलिए अब इसके वीकली एनालिसिस भी कर लेते हैं, जहाँ पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप देख पाएंगे काफ़ी हफ्तों के बाद हमें यहाँ पर एक रेड कैंडल बनती हुई नज़र आ रही है, यानी कि जो ओपनिंग हुई थी उससे नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हफ्तों के बाद हमें रेड कैंडल बनती हुई नज़र आ रही है। आप देख पाएंगे यहाँ पर जो ओपनिंग देखने को मिली उसके ऊपर निफ्टी ने जाने की कोशिश की थी, ऊपर गया 11,300 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करने के बाद
वापस हमें रेजिस्टेंस फेस करने के बाद गिरावट देखने को मिली और क्लोजिंग हुई है 11,073 के आसपास के लेवल पर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस वीक की जो कैंडल बनी है बियरिश कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, एक बियरिश कैंडल से नहीं होता, कंफर्मेशन के लिए एक और बियरिश कैंडल बनना जरूरी है। और 11,073 के लेवल से हमें अगर नीचे अगले हफ्ते क्लोजिंग देखने को मिलती है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ी और गिरावट हो सकती है। अगर बात करें यहाँ पर मूविंग एवरेज के बारे में तो सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ही ये ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो 50 वीक्स का मूविंग एवरेज हो या 20 वीक्स का। साथ ही साथ हमें इसका 100 वीक्स का जो मूविंग एवरेज है, 200 वीक्स का मूविंग एवरेज है, इन सभी मूविंग एवरेज के ऊपर फिलहाल हमें निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब चलते हैं इसका मंथली चार्ट भी देख लेते हैं, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप देख पाएंगे मार्च में जब भयानक गिरावट बनी हुई थी, 7,500 के आसपास का हमें लो दिखाई दिया था और उसके बाद हमें अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिली है, अच्छी खासी रिकवरी भी हमें देखने को मिली है। इस मंथ की जो हमें कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, आप देख पाएंगे जो ओपनिंग हुई थी उसके आसपास ही लो बना और उसके बाद तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आई। एक हाई बनाया था, उसके बाद थोड़ा सा ही करेक्शन हुआ और हमें उस कैंडल की क्लोजिंग भी देखने को मिली है। लेकिन जो क्लोजिंग हुई है 20 मंथ्स के ईएमए के ऊपर हुई है। 20 मंथ्स का ईएमए है 10,792 के आसपास का लेवल, उससे काफी ऊपर हमें निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, यानी कि अभी भी निफ्टी यहां पर बियरिश होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर अगर बात करें निफ्टी के ट्रेंड के बारे में तो ट्रेंड तो ऐसा ही बनता हुआ नजर आ रहा है कि करंट प्राइस पर ही निफ्टी को सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है 20 डेज के ईएमए के आसपास बार बार निफ्टी सपोर्ट ले रहा है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई भी नजर आ रही है। तो 10,900 जो कि इसका 20 डेज का ईएमए है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह हमें दिखाई दे सकता है। अगर वो सपोर्ट टूटता भी है, नीचे गिरावट थोड़ी और हो भी जाती है, तो नेक्स्ट सपोर्ट है इसका 200 डेज का ईएमए जो कि 10,595 यानी कि 10,600 के आसपास बनकर आता है। उसी के आसपास पहले भी निफ्टी ने सपोर्ट लिया और वापस तेजी भी दिखाई थी। फिलहाल की अगर सिचुएशन देखें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर कंसोलिडेशन का फेज चल रहा था, लेकिन वो फेज टूटकर यहाँ पर गिरावट दिखाई दे रही है। सेम ऐसा ही पहले भी हो चुका है, कंसोलिडेशन का फेज चल रहा था, थोड़ी सी गिरावट हुई लेकिन उसके बाद वापस हमें तेजी देखने को मिली है। तो क्या इस बार भी तेजी देखने को मिलेगी या नहीं, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो फिलहाल की सिचुएशन है यहाँ पर बुलिशनेस में हमें थोड़ी सी ठंडी हमें देखने को मिल रही है, बुलिशनेस थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्लियरली कोई भी बियरिश साइन नहीं दिखाई दे रही है। चाहे वो डेली चार्ट्स हो, वीकली चार्ट्स हो या मंथली चार्ट्स हो, कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल, कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी तक तो यहाँ पर टूटता हुआ नजर नहीं आया है। तो ज्यादा हमें पैनिक में नहीं आना चाहिए। सपोर्ट्स की बात तो कर ली है, रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो बना हुआ है वो है 11,300 के आसपास का लेवल, क्योंकि पहले भी उसी के लेवल के आसपास हमें वहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा और उसी के बाद 3 दिनों से हमें लगातार निफ्टी में गिरावट भी देखने को मिली है। तो ऐसे समय में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, तो मैं आपको काफ़ी समय से यही बता रहा हूं कि जो स्टॉक्स काफ़ी रन अप हो चुके हैं वहां पर हमें बाइंग करने से अवॉइड करना चाहिए। सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में बाय कीजिएगा जहां पर आपको वैल्यू दिखाई दे रही है, जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, जहां पर आपको वैल्यू दिखाई देती है वहां पर ही इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचिएगा। मैंने फिलहाल ही आज ही बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ का एक वीडियो बनाया जहां पर अलग अलग स्टॉक्स के बारे में बात की है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो भी आपको अच्छे प्राइस पर मिल रहे हैं, जहां पर आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोच सकते हैं। और यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाहूँगा, आपको पता ही होगा लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा नए हमें ट्रेडिंग अकाउंट्स ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं, तो उन लोगों को पेनी शेयर्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप भी अपने पोर्टफोलियो को एक बार नज़र डाल दीजिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में आपको ऐसा कोई भी स्टॉक दिखाई देता है जो कि फंडामेंटली वीक है, इसीलिए भाग रहा है, सिर्फ मार्केट भाग रही है, सिर्फ इसीलिए उसमें तेज़ी देखने को मिली है, तो ऐसे स्टॉक में से निकल जाना ही बेहतर होगा। बाकी डिसीजन आपका है, आपका पैसा है, आपका रिस्क है। और यहाँ पर एक और बात समझने वाली ये है कि हमें यहाँ पर 4 महीनों से भयंकर तेज़ी देखने को मिल रही है। मार्च में जो लोज बने थे उसके बाद 4 महीने भयंकर तेजी बनी रही, और साथ ही साथ जो लोग पहले नीचे के टारगेट्स दे रहे थे कि बजाज फाइनेंस 1600 चला जाएगा, मारुति सुजुकी 3,500 चला जाएगा, वही लोग अभी ऊपर के टारगेट्स हमें दे रहे हैं कि मारुति सुजुकी 7,000 चला जाएगा, बजाज फाइनेंस 4,500 चला जाएगा, निफ्टी इतना हो जाएगा, उतना हो जाएगा। तो जब सब सिग्नल्स बुलिशनेस की तरफ इशारा दे रहे हैं तो वहां पर थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए, इतना ही मैं कहना चाहूंगा। बाकी डिसीजन आपका है, क्या करना है, कितने पैसे कौन से स्टॉक्स में लगाने हैं, अभी लगाना है, वेट करना है, बाकी डिसीजन तो आपका ही रहने वाला है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।